जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 29 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए कल के प्रश्नों के उत्तर के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रवासियों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाने की घोषणा की गई है? तो कोविड-19 के कारण बहुत सारे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौट करके अपने गृह राज्य में वापस आ गए थे। इसीलिए कर्नाटक राज्य की सरकार ने ये घोषणा की है कि प्रवासी मजदूर एक बार फिर से लौट करके कर्नाटक में आए और उनके लिए यहाँ पर हम पारगमन घर का निर्माण करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य। किस राज्य की सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हरियाणा राज्य की सरकार ने। इंदिरा रसोई योजना, तो यह एक योजना है जिसके अंतर्गत गरीबों को सस्ते दामों पर भोजन दिया जाएगा और ये शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। भारत का पहला रियल टाइम बुलियन इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। और ये है क्या? तो अब जो भी हमारी कीमती धातुएं हैं जैसे कि सोना और चांदी, उन सभी की ट्रेडिंग इस रियल टाइम बुलियन इंडेक्स के माध्यम से की जा सकेगी और इसका नाम इन्होंने रखा है बुलडेक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। जनजातीय हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए अब उन लोगों के नाम जान लेते हैं जिनके द्वारा कल के क्विज में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया। तो राजकुमार आनंद जी रहे पहले स्थान पे, देवेंद्र अहिर साहब हैं, उसके बाद में श्याम प्रसाद निषाद, अन्नू कुमार झा, चंदन सिंह नयाल, ईशान EPS क्लासेज, सोमिल कुमार, आलोक शुक्ला और 10वें स्थान पर रहे हैं संजय राठौर जी। तो इस प्रकार से आप भी ऐप के ऊपर क्विज दे सकते हैं और अगर आप शीर्ष स्कोरर रहते हैं तो आपका नाम भी यहाँ पर आएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी। क्या सर्च करना है? KV गुरुजी। तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो PDF होती है वह आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। तो सिंपली आपको टाइप करना है kvguruji.in। वहाँ पर जा करके आप प्रिंट फॉर्मेट में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट के ऊपर जो PDF होती है वह आपको दिन में 12 बजे के बाद मिलती है, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, जैसे कि वीडियो बनाना, उसके अलावा सारे डेटा को लिखना, वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना, उसके अलावा ऐप में काम करना। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को। तो आप यहाँ से इस प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बॉब ब्रायन व माइक ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये दोनों टेनिस के खिलाड़ी थे और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ध्यान रखिएगा, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन अमेरिका के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थे और टेनिस के इतिहास में जो सबसे सफल टेनिस की जोड़ियां रही हैं उनमें से एक हैं बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। दोनों जुड़वा भाई हैं और इन्होंने 26 सत्र में कुल मिलाकर के 119 ट्रॉफियां जीती। लंदन ओलंपिक जो 2012 में हुआ था वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता। इसके अलावा जो हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, इसके अलावा US ओपन, इसमें भी इन्होंने डबल श्रेणी में कई सारे खिताब जीते हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है DRDO के कार्यों व जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया? तो यहाँ पर इस पैनल के अध्यक्ष होंगे B राम गोपाल राव जी। तो यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट होगा। दरअसल DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी जी, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर IIT दिल्ली के निदेशक B राम गोपाल राव जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है और इस पैनल के द्वारा एक बार फिर से
DRDO के क्या कार्य होंगे और इनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, इन सभी को परिभाषित किया जाएगा। आपको पता होगा कि भारत सरकार की ये योजना है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं और इसी के लिए इस पैनल का गठन किया गया है। पैनल के द्वारा अगले 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि जो DRDO के देश में 57 लैब हैं उनके कार्य किस प्रकार से रहे हैं। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की भी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और जी सतीश रेड्डी जी जो कि इसके अध्यक्ष हैं, इनके कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दिया है और DRDO ने ही अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टरलाइजर भी डेवलप किया था। अगला प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रति वर्ष व्यापार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है? तो ये जो रिपोर्ट है वह जारी करता है विश्व बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब मामला क्या यहाँ पर हुआ है, तो विश्व बैंक ने अभी ये कहा है कि अब से हम जो ये व्यापार सुगमता सूचकांक है इसको जारी नहीं करेंगे और इसके पीछे का कारण इन्होंने बताया है डेटा की अनियमितता यानी कि डेटा इरेगुलरिटी के कारण इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी करने से इनकार कर दिया गया है। इन्होंने ये कहा कि 2018 की जो रिपोर्ट थी या पिछले साल जो 2020 की रिपोर्ट आई थी उसमें डेटा में कुछ खामियां थीं और इसीलिए अब विश्व बैंक इस रिपोर्ट को नहीं जारी करेगा। पिछले वर्ष जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। भारत इस रिपोर्ट में 63वें स्थान पर रहा था और न्यूजीलैंड यहाँ पर शीर्ष स्थान पे रहा था। विश्व बैंक की बात करते हैं तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में मिलेगा और वाशिंगटन डीसी में ही आपको IMF का भी मुख्यालय मिलेगा। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में इनमें से किस देश द्वारा ब्रिक्स खेलों के आयोजन की योजना है? तो ये योजना बनाई है भारत ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल अभी हमारे जो ब्रिक्स समूह के खेल मंत्री हैं उनकी एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया और उसी आयोजन के दौरान हमारे यहाँ के जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने ये कहा कि हम लोग अगले वर्ष हमारे यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उसी के साथ साथ ब्रिक्स खेलों का भी आयोजन करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगले वर्ष यानी कि 2021 में हमारा देश भारत ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष देश होगा। जैसे कि 2020 में रूस इसका अध्यक्ष देश है, उसी प्रकार से अगले वर्ष भारत इसका अध्यक्ष देश होगा। ब्रिक्स समूह की बात करते हैं तो इसमें भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील मिलेगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रूस इसका संस्थापक सदस्य था लेकिन दक्षिण अफ्रीका इसका संस्थापक सदस्य नहीं था। ये 2010 में ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ था। और आपको ये बताना है कि ये जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगले वर्ष होने वाले हैं इनका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का एक वीडियो जारी किया? तो ये जारी किया है रूस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल रूस के द्वारा अभी एक 40 मिनट का वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो में इन्होंने बताया है कि हमने 30 अक्टूबर 1961 में सार बॉम्बा नाम के एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था और ये जो हाइड्रोजन बम था इसका परीक्षण आर्कटिक महासागर में किया गया था। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये जो हाइड्रोजन बम है अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर जो परमाणु बम गिराया गया था उससे 3333 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। अब हाइड्रोजन बम ज़्यादा शक्तिशाली क्यों होते हैं? तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारे एटॉमिक बम होते हैं इनके अंदर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया ही केवल होती है। इसमें आपको प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम मिलेगा, लेकिन जो हमारे हाइड्रोजन बम होते हैं इनमें आपको नाभिकीय विखंडन के साथ साथ नाभिकीय संलयन की भी अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये जो बम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये आप देख सकते हैं इनका बम है और विस्फोट के बाद में कुछ इस प्रकार की तस्वीर सामने आई थी।
रूस की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी मॉस्को में। इसकी मुद्रा है रूबल। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के द्वारा ही स्पुतनिक 5 नाम से कोविड-19 के पहले वैक्सीन का निर्माण भी किया गया है और आर्कटिक की जलवायु के अध्ययन के लिए आर्कटिक एम सैटेलाइट भी इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पीएम यहाँ के हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये कौशल विकास विश्वविद्यालय बनेगा असम राज्य में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। असम के सीएम है वर्तमान में सर्बानंदा सोनोवाल जी। तो इन्हीं की अध्यक्षता में अभी कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक के दौरान कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जैसे कि सबसे पहला प्रस्ताव यही था कि 900 करोड़ की लागत से असम के मंगलदेई में कौशल विकास विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। असम सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा और की गई है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन जो भी समूह सी और समूह डी की नौकरियां हैं वहां पर अधिकतम आयु की सीमा 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर किसी राज्य सरकार की नौकरी में अप्लाई करने की अधिकतम आयु 30 वर्ष थी तो उसे अब बढ़ा करके 32 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट के द्वारा कोविड-19 से संक्रमित डॉक्टर, पत्रकार या होमगार्ड के लिए 50 लाख के बीमा कवर को भी मंजूरी दी गई। और कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था इनकी एक योजना के बारे में जिसका नाम था अरुणोदय योजना। तो इसके अंतर्गत जिन भी परिवार की आयु 2 लाख से कम है उनके परिवारों को 830 रुपये मासिक वित्तीय सहायता असम राज्य की सरकार के द्वारा दी जाएगी। असम की बात करते हैं तो कई सारी योजनाएं इन्होंने पहले भी शुरू कर रखी हैं, जैसे कि अरुंधति योजना हो गई, इसके अलावा अपोनार अपान घर योजना हो गई और अभी मैंने आपको बताया था कि गुवाहाटी जो कि असम का एक प्रमुख शहर है, यहाँ पर भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया गया है और गुवाहाटी में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली भी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने 6ठी अनुसूची में राज्य को शामिल किए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है? तो ये प्रस्ताव पास किया है अरुणाचल प्रदेश ने। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा यहाँ के डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था कि जो भी यहाँ पर 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान हैं उनके बारे में एनालिसिस की जा सके। तो अब जाकर के अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के द्वारा यहाँ पर 6ठी अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश को शामिल किए जाने को लेकर के एक प्रस्ताव पास किया गया है। 6ठी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें आपको वर्तमान में 4 राज्य मिलेंगे। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और आपका है मिजोरम। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो ये वर्तमान में 5वीं अनुसूची में शामिल है। तो इनके द्वारा 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर के मांग क्यों हो रही है? क्योंकि जो भी राज्य यहाँ पर 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाते हैं उनके लिए एक जिला निकाय बन जाता है, यानी कि एक ऑटोनॉमस रीजन हो जाता है और ये जो ऑटोनॉमस रीजन होता है इसका गठन किया जाता है स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे ऑटोनॉमस क्षेत्र होते हैं ये मुख्य रूप से उन स्थानों को बनाए जाते हैं जहां पर जनजातीय समूह अधिक मात्रा में होते हैं। तो जनजातीय समूह से संबंधित जो भी अधिकार होते हैं वे सभी इसी स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर 6ठी अनुसूची की तो इसके अंतर्गत हमारे संविधान में आर्टिकल 244 के क्लॉज 2 में और आर्टिकल 275 के क्लॉज 1 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पर प्रस्ताव पास किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये योजना लॉन्च की गई थी 2014 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल 28 अगस्त 2014 को पीएम के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था। तो इसका मुख्य रूप से लक्ष्य था कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाए या फिर जो भी बैंकिंग की सुविधा है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अभी 28 अगस्त 2020 को इस योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे देश में इस योजना के अंतर्गत
40 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक ने एडोब के साथ में समझौता किया है? तो ये आपका बैंक है HDFC बैंक, जो कि हमारे देश का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष श्यामला गोपीनाथ और इसके नए CEO के रूप में नियुक्ति की गई है शशिधर जगदीशन की। और मैंने आपको बताया था HDFC बैंक के द्वारा सौर्य गोल्ड किसान क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं एडोब की, तो ये अमेरिका की प्रमुख कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। एडोब के कई सारे सॉफ्टवेयर आपने यूज भी किए होंगे। इसका मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया में मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और CEO हैं भारतीय मूल के शांतनु नारायण। और शांतनु नारायण के बारे में कुछ समय पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इन्हें 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो शांतनु नारायण को ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आनंद महिंद्रा को भी 2020 का लीडरशिप अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस पुस्तक की बात करते हैं तो हमारे देश में जो भी स्नातक से लेकर के PhD में शोध करने वाले विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और भारतीय सेना प्रमुख MM नरवाने जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। ये जो पुस्तक है 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान हमारे सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी के जीवन पर आधारित है। तो इम्पॉर्टेंट बुक है, आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है, NCC ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स नाम का एक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कोरोना काल में जो भी इस प्रकार से NCC कैडेट की ट्रेनिंग होती है वह भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी हमारे NCC के कैडेट्स हैं उनको ऐप के ऊपर सिलेबस, इसके अलावा सारांश, ट्रेनिंग वीडियो और जो भी उनके सवाल हैं उन सभी के उत्तर दिया जा सके, और इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा को लॉन्च किया? तो ये आप देख सकते हैं प्रतीक्षा एम्बुलेंस को, और इसे लॉन्च किया है केरल राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल के वर्तमान में CM है पिनरई विजयन जी, और इन्हीं के द्वारा कोच्चि शहर में राज्य का पहला समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में आपने सुना होगा। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि भारत का एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर रही है। तो ये जो पहली समुद्री एम्बुलेंस है जिसका नाम है प्रतीक्षा, इसे भी डेवलप किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। दरअसल जो केरल राज्य की सरकार है उनके द्वारा 3 समुद्री एम्बुलेंस निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को, और उन्हीं 3 में से पहला आपका है प्रतीक्षा। बाकी 2 के नाम होंगे प्रत्याशा और करुण्य। और ध्यान रखिएगा, इनमें से जो एक आपकी समुद्री एम्बुलेंस होगी उसके लिए फंडिंग भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, IIT पूर्व छात्र परिषद यानी कि IIT एलुमनी काउंसिल ने विश्व के सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर के निर्माण के लिए किस देश के विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है रूस के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रूस में आपको एक यूनिवर्सिटी मिलेगी जिसका नाम है लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इस विश्वविद्यालय के साथ में इसके अलावा रूस सॉफ्ट के साथ में ये समझौता किया गया है। बात करते हैं अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, अगर हमारे भारत का कोई सुपर कंप्यूटर किसी भी गणना को 1 सेकंड में करता है, तो यहाँ पर जो क्वांटम कंप्यूटर होगा वह इससे कई मिलियन ज़्यादा
तेजी के साथ में इसी गणना को कर सकता है। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर होगा, इसका उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, परिवहन, प्रदूषण, इन सभी के क्षेत्रों में किया जाएगा। आईआईटी एलुमनी काउंसिल की बात करते हैं तो ये हमारे भारत के 23 आईआईटी संस्थाओं के जो छात्र हैं या फिर जो फैकल्टी हैं उनका एक समूह है और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान मिलेगा कुल मिलाकर के 47 शिक्षकों को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो दरअसल ये जो विजेता शिक्षक होते हैं उनका चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा गठित पैनल के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, और इन्हीं के द्वारा एक पैनल गठित किया जाता है और इसी पैनल के द्वारा यहाँ पर शिक्षकों का चयन किया जाता है। इस पुरस्कार में आपको एक नाम ध्यान रखना है जो कि है सुधा पेनुली जी का। तो सुधा पेनुली जी का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में जो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल हैं उसकी ये पहली शिक्षक होंगी जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। एक चीज आपको नीचे कमेंट में आज बताना है कि जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं क्या उनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं या फिर मुझे उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझना भी होता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट दे सकूं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के समूह अध्यक्ष व नेतृत्व टीम के सदस्य के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान किस राज्य ने शुरू किया? विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 का आयोजन अभी कहां पर किया गया? वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को स्थल के लिए नामित भारत के स्थल कौन से हैं? और एक सबसे टफ प्रश्न है कि बिग बैंग के बाद दूसरे सबसे बड़े विस्फोट का नाम क्या है? तो इसके बारे में मार्च में न्यूज आई थी और आपको बताना है उस विस्फोट का नाम क्या है। तो कल के प्रश्नों के उत्तर जिन्होंने सही दिए उनके नाम है शांतनु सिंह, खुशबू राय, शिवम वर्मा, हितेश शुक्ल, राजकुमार निषाद, विवेक कुमार सोनू, राहुल सिंह, सिमरन सिंह, सलामत अहमद, सद्दाम हुसैन, मनोज परमार, ईशानी, अशोक पुरी, शुभांकर कुमार, अमित राय, रमन राजपूत, उपासना ठाकुर, विनीत तिवारी, सौरभ कुमार, अनिरुद्ध, पिंकी किरण, सूर्यकांत, चंदन सिंह, शुभदीप, विपिन, नितेश साहू, दीपक कुमार, विराट पटेल, श्याम प्रताप, चांदनी, मंजेश राजपूत, शिवकांत कुमार बीके, स्वीटी बघेल, अन्नू झा, आनंद शर्मा, रविकांत सिन्हा, अविनाश यादव, दाडॉब, कामता प्रसाद, बहुत हार्ड, परविंदर राजपूत, मनी यादव, शुभम, अनूप, विश्वजीत साधु, संध्या, शशिराज, गौतम, मारुत, अविनाश सिंह यादव, पंकज और ये हैं आपके विवेक। तो इन लोगों के द्वारा प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। अगर आपके पास में समय होता है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में जरूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।